हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक के यूनिट नंबर 6 को, जिसका टाइटल है इफ़। ये एक पोएम है और इसके पोइट हैं रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग के बारे में टेस्ट के लिहाज से 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट हिज फादर वाज द क्यूरेटर ऑफ लाहौर म्यूज़ियम। रुडयार्ड किपलिंग के वालिद साहब लाहौर म्यूज़ियम के क्यूरेटर थे। द सेकंड पॉइंट इज़ ही वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन 1907। वो सबसे पहले इंग्लिशमैन थे जिन्होंने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ को जीता, और ये डेट भी इम्पोर्टेंट है कि 1907 में, यानी कि 1907 में उन्होंने ये नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर जीता था। इफ़ पोइम के मुख्तलिफ़ थीम्स की अगर हम बात करें तो इसमें सेल्फ़ डेवलपमेंट, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की बात की गई है, राइटफुल बिहेवियर की बात की गई है, ट्रूथफुलनेस की बात की गई है, और इसी तरह हमें ये बताया गया है कि वी हैव टू बिलीव इन आवर सेल्फ। हमें अपने आप पर यकीन रखना होगा और जो प्रोग्रेस हम कर रहे हैं उस प्रोग्रेस पर हमें यकीन रखना होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पोइम के की ग्लोसरी को, वोकैबुलरी और जो ग्रामर पार्ट है उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्लोसरी है जिसमें वर्ड्स मीनिंग्स हैं। पहला वर्ड है इस चैप्टर का एम। एम का मतलब है मकसद, इंटेंशन या गोल। जो हमारी इंटेंशन, नीयत या हमारी जो अल्टीमेट गोल होता है हमारा, उसको एम कहते हैं, यानी कि मकसद। बियर, बियर मीन्स टू एक्सेप्ट, बर्दाश्त करना। कॉमन टच, कॉमन टच का मतलब है एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विद ऑर्डिनरी पीपल, मतलब आम लोगों से मिलना, आम लोगों के साथ उठना बैठना, उसको कॉमन टच कहते हैं। फूज, फूज कहते हैं एनिमीज़ को, यानी कि जो दुश्मन होते हैं। गिव अवे का मतलब है अलाउ, इजाज़त देना। हीप, हीप कहते हैं पाइल, पाइल यानी कि ढेर को, किसी भी चीज़ का जो ढेर होता है उसको हीप या पाइल कहा जाता है। इम्पोस्टर्स, इम्पोस्टर्स कहते हैं बहरूपिया को, मतलब पीपल हु प्रिटेंड टू बी अदर पीपल शोइंग अ फॉल्स आइडेंटिटी। वो लोग जो कि गलत आइडेंटिटी, शनाख्त को दिखाते हैं, जो कि प्रिटेंड करते हैं कि वो उस तरह हैं लेकिन वो उस तरह नहीं होते, उनको इम्पोस्टर्स कहा जाता है। नेव्स, नेव्स कहते हैं बेवकूफ़ या झूठ बोलने वालों को। लाइंग मैन, रोगस मतलब जो झूठ बोलते हैं। मेक अलाउंस, मेक अलाउंस का मतलब है इजाज़त देना, परमिट और एलो। पिच एंड टॉस, पिच एंड टॉस का मतलब है किस्मत का खेल, अ गेम ऑफ स्किल एंड चांस। ब्रीथ अ वर्ड, ये एक स्किल और चांस का, किस्मत का खेल होता है, इसको हम कहते हैं पिच एंड टॉस, मतलब जो भी किस्मत का खेल होता है उसके लिए पिच एंड टॉस का वर्ड यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है सर्व यूर टर्न। सर्व यूर टर्न का मतलब है अपनी बारी का इस्तेमाल करना। बी यूज़फुल और हेल्पफुल। बी यूज़फुल मतलब अपनी बारी का इस्तेमाल करना, सही से उसका इस्तेमाल करना। सिन्यू, सिन्यू कहता है मसल्स को, यानी कि स्ट्रॉन्ग टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स। वो वाले टिश्यूज़ जो मसल्स को, पट्ठों को जोड़ते हैं बोन्स, हड्डियों के साथ, उनको कहा जाता है। फिर इसके बाद है स्टूप, स्टूप मतलब झुकना, बैंड, आगे की तरफ झुकना, स्टूपिंग। ट्रियम्फ, ट्रियम्फ कहते हैं फतह को या जीत को, विक्ट्री और सक्सेस। विल, विल कहते हैं मर्जी, डिटर्मिनेशन को, इरादा, अज़म को। विनिंग्स, विनिंग्स कहते हैं मनी दैट इज़ वून इन अ गेम, मतलब वो वाला पैसा या वो वाली रकम जो कि किसी गेम में जीती जाती है उसको विनिंग्स कहते हैं। वाइज, वाइज कहते हैं अक्लमंद को, स्मार्ट को। वॉर्न आउट कहते हैं जो टूटी फूटी चीज़ें होती हैं। डैमेज्ड जिसको नुकसान पहुंचा होता है, और यूज्ड जो इस्तेमाल शुदा होते हैं उनको वॉर्न आउट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है वोकैबुलरी एंड ग्रामर का, जिसमें सेक्शन ए है कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड राइट द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एक डिक्शनरी से हमने इन वर्ड्स की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखनी है। ये चीज़ हम पिछले चैप्टर्स में भी डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। इस चैप्टर में भी प्रैक्टिस के लिए ये अल्फाज दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमने लिखनी है। सबसे पहले वर्ड है स्टेज, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसकी ये है STEI, और ये हमारे पास ज साउंड होता है, तो ये हो गया स्टेज। फिर इसके बाद है इन्फेंट, फिर नर्स और सैचल है यहाँ पर, और फिर वर्ड है स्नेल, ये इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है और ये वर्ड है हमारे पास। फिर वर्ड है क्वर्ल, क्वर्ल, ये इस पर निशान भी लगा है, हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि ये प्राइमरी स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके बाद है बबल, बबल की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है। इसके बाद है टीथ, ये हमारे पास थ का निशान है, थ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है थ साउंड की। फिर इसके बाद है पाइप, तो उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है। पार्ट बी है हमारे पास लुक फॉर द गिवन वर्ड्स इन अ थिसारस एंड मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए एंड बी विद रिलेवेंट सिनोनिम्स, यानी हमारे पास कॉलम ए है और कॉलम बी दिया गया है। हमने यहाँ से वर्ड्स देखने हैं और इनके जो सिनोनिम्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं, हम मायनी अल्फाज जो हैं, तो वो हमने यहाँ पर तलाश करने हैं और उनके
उसके साथ मैच करने हैं। जिस तरह हम कॉलम ए और बी को मैच करते हैं, तो यहाँ से वर्ड देखकर इसके जो सिनोनिम्स हैं पार्ट बी में, उसके साथ हमने मैच करने हैं। जिस तरह ये एक्टिविटी हमने यहाँ पर सॉल्व की है, फर्स्ट वर्ड है सेलेक्ट, तो सेलेक्ट यहाँ पर हमारे पास है चूज़। चूज़ मतलब किसी चीज़ को चूज़ करना, उसको सेलेक्ट करना। फिर सेकंड नंबर है रेज़ मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, उसको ज़्यादा करना। तो सेकंड नंबर में यहाँ पर हमारे पास आता है रेज़ लेफ़्ट। थर्ड नंबर है एक्यूरेट, तो एक्यूरेट का हम करेंगे करेक्ट और राइट। इसी तरह ये सारे अल्फाज जो हैं सिनोनिम्स हैं, आसान अल्फाज हैं, ये यहाँ पर सारे सॉल्व हुए हैं। आप लोग इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने सॉल्व किए हैं, यहाँ पर आप 1 2 3 नंबर्स दे देंगे और जो इसका सिनोनिम है यहाँ पर, तो उस नंबर से आप उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर पार्ट सी है मेक प्लूरल फ्रॉम द लैटिन नाउन्स बाय चेंजिंग द सफिक्सेस, यानी कि कुछ लैटिन नाउन्स हमें दिए गए हैं और उसके हमने प्लूरल फॉर्म्स बनाने हैं। तो सबसे पहले लैटिन नाउन्स एंडिंग इन, लैटिन नाउन्स जो कि ख़त्म होते हैं ए पर, तो चेंज टू ए ई, उसका जो प्लूरल हम बनाएंगे तो वो किस चीज़ पर ख़त्म होगा, ए ई पर ख़त्म होगा। जिस तरह एंटेना है, चेंजेस इनटू एंटेना, यहाँ पर लास्ट में ए है इस वर्ड का, तो ये चेंज हो जाएगा ए ई में। फिर नेक्स्ट है कि जो लैटिन नाउन आई एस पर ख़त्म होगा तो उसका प्लूरल ई एस पर ख़त्म होगा। जिस तरह थीसिस है आई एस है, तो ये यहाँ पर एस ई एस पर, यानी कि जो आई एस लास्ट जिस वर्ड के लास्ट में आए उसका प्लूरल बनाते वक्त ई एस लास्ट में आएगा। यू एस जिसका आए तो उसका आई आएगा और जिसका यू एम आए तो उसका ए आएगा। जिस तरह स्टिमुलस है तो इसका स्टिमुलाई हो जाएगा। मीडियम है, यू एम है, तो यू एम से ए बन जाएगा, मीडिया बन जाएगा। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है प्रैक्टिस के लिए, तो ये एलुमिना वर्ड दिया गया है, इसका प्लूरल आएगा एलुमिनाई, यानी कि ए जहाँ पर आएगा लास्ट में तो उसका प्लूरल बनाते वक्त वो वर्ड उसकी जो प्लूरल फॉर्म होगी वो ए ई पर ख़त्म होगी। एनालिसिस है तो एनालिसिस आई एस है, यहाँ पर देखें आई एस है तो ई एस पर ये ख़त्म होगा, एनालिसिस से एनालिसिस बन जाएगा, ये इसका प्लूरल है। साइनॉप्सिस है, अगेन आई एस है, ये वर्ड आई एस पर एंड हुआ है तो यहाँ पर इसका प्लूरल ई एस पर एंड होगा। कैक्टस है तो यहाँ पर यू एस है, यू एस अगर लास्ट में आ जाए तो उसके प्लूरल के आखिर में आई आएगा तो इसका कैक्टाई हो जाएगा, कैक्टस हो जाएगा। फिर है क्राइसिस, तो क्राइसिस अगेन आई एस है तो आई एस ई एस में चेंज हो जाएगा क्राइसिस, इसका भी क्राइसिस ई एस पर एंड हो जाएगा। इसी तरह ऊपर जो एक्टिविटी हमें दी गई थी जिसमें हमें बताया गया था कि जो लैटिन वर्ड्स ए पर ख़त्म होते हैं वो ए ई पर ख़त्म हो जाएंगे, आई एस वाले ई एस पर, यू एस वाले आई पर और यू एम वाले ए पर ख़त्म हो जाएंगे। तो उसी के थ्रू ये पूरी जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर सॉल्व आउट हुई है। आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उसको देखकर और यहाँ से आप लोग कंफर्म भी कर सकते हैं। इसके बाद है इंटोनेशन। इंटोनेशन किसे कहते हैं? इंटोनेशन इज़ अबाउट हाउ वी से थिंग्स रादर दैन व्हाट वी से, यानी कि जो हम कहते हैं तो इंटोनेशन वो नहीं है, वो चीज़ जिस तरह हम कहते हैं, जिस अंदाज में कहते हैं उसको इंटोनेशन कहा जाता है। देयर आर 2 बेसिक इंटोनेशन पैटर्न्स, 2 बेसिक इंटोनेशन पैटर्न्स हैं इंग्लिश में, राइजिंग एंड फॉलिंग, यानी कि साउंड को ऊपर की तरफ लेकर जाना, उसको उसमें राइजिंग लेकर आना और फॉलिंग उसमें लेकर आना, यानी जो हाई नोट्स होते हैं और लो नोट्स होते हैं उनको कहा जाता है। With rising intonation you have to raise slightly the pitch at the end of the sentence। जब rising intonation होता है तो सेंटेंस के एंड पर आवाज़ की जो पिच होती है उसको ज़्यादा करना पड़ता है। Whereas the falling intonation, whereas with falling intonation you go down a bit, यानी कि आवाज़ को या पिच को थोड़ा सा उसको मध्यम या कम कर देते हैं हम falling intonation में। We use falling intonation with, falling intonation कहाँ पर इस्तेमाल होता है? स्टेटमेंट्स, जो सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, WH क्वेश्चंस, यानी कि वर्ड, वेयर, हाउ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ फॉलिंग इंटोनेशन आता है। कमांड्स और इन्विटेशंस के साथ, एक्सक्लेमेशंस के साथ और अल्टरनेटिव क्वेश्चंस के साथ, इन सब के साथ फॉलिंग इंटोनेशन आता है, यानी कि सेंटेंस के एंड पर हमने आवाज़ की पिच को कम करना होता है। इसी तरह राइजिंग इंटोनेशन भी होता है, तो वी यूज़ राइजिंग इंटोनेशन विद येस नो क्वेश्चंस, जो येस नो क्वेश्चंस होते हैं, ऑफर्स होते हैं, इन्यूमरेशंस होते हैं। इन्यूमरेशंस मतलब लिस्टिंग ऑफ थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, जब हम किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिस्ट में डालते हैं तो उसको इन्यूमरेशन कहते हैं। और टेक्स जो होते हैं उनके साथ भी राइजिंग इंटोनेशन लगता है।
इसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस एक्टिविटी है राइजिंग एंड फॉलिंग इंटोनेशन की। आइडेंटिफाई द करेक्ट इंटोनेशन पैटर्न इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हैं और इसमें हमने फॉलिंग या राइजिंग जो इंटोनेशन है उसको मार्क करना है कि कौन से सेंटेंस में राइजिंग इंटोनेशन है और कौन से सेंटेंस में फॉलिंग इंटोनेशन है। तो फर्स्ट सेंटेंस है यू ऑलरेडी, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारे पास फॉलिंग इंटोनेशन होता है, यानी कि जो आवाज़ की पिच होती है एट द एंड ऑफ सेंटेंस वो कम होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। सेकंड नंबर है यू शुडेंट हैव। यू शुडेंट हैव यानी कि कमांड है एक, तो कमांड में हमारे पास राइजिंग इंटोनेशन होता है। इट्स अनबिलीवेबल या एक्सक्लेमेशन है अगेन, तो यहाँ पर फॉलिंग इंटोनेशन होगा। दैट्स नॉट वेरी नाइस, अगेन इट्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सो द इंटोनेशन हेयर इज़ फॉलिंग इंटोनेशन। फिफ्थ नंबर सेंटेंस इज़ आई डोंट थिंक आई विल। ये एक स्टेटमेंट है, इसीलिए स्टेटमेंट्स में हमारे पास फॉलिंग इंटोनेशंस होते हैं, तो यहाँ पर फॉलिंग इंटोनेशन होगा। हाउ कुड यू, यहाँ ये एक WH क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चंस के साथ फॉलिंग इंटोनेशन आता है। वाई शुड आई टेल यू, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तो ये एक क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है, यहाँ पर भी फॉलिंग इंटोनेशन आएगा। यू मस्ट बी जॉकिंग, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है अगेन, तो एक्सक्लेमेशन में हमारे पास फॉलिंग इंटोनेशन होगा। सो व्हाट, यहाँ पर अगेन क्वेश्चन है, तो यहाँ पर फॉलिंग इंटोनेशन आएगा। 10 नंबर है वेल आई नेवर, अगेन इट्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारे पास फॉलिंग इंटोनेशन होता है। यू नो बेस्ट, डोंट यू, ये एक टैग है, तो टैग्स में हमारे पास राइजिंग इंटोनेशन होता है, तो इस सेंटेंस में राइजिंग इंटोनेशन है। हाउ डू यू डू, यह एक दोबारा WH क्वेश्चन है, तो इसमें फॉलिंग इंटोनेशन आएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन बिल्डिंग फ्लैट्स, अगेन इट्स अ WH क्वेश्चन, दैट्स वाई द इंटोनेशन वी विल हैव इन दिस सेंटेंस इज फॉलिंग इंटोनेशन। 14 नंबर सेंटेंस इज कैन आई सी वन ऑफ योर फ्लैट्स। येस नो क्वेश्चन है कि कैन आई सी, तो येस और नो, तो येस नो क्वेश्चन में हमारे पास हमेशा राइजिंग इंटोनेशन होता है। और लास्ट नंबर 15 जो सेंटेंस है 15th वो है इज़ दिस यूर फ्लैट, क्या ये तुम्हारा फ्लैट है। येस और नो क्वेश्चन है, तो येस और नो क्वेश्चन में राइजिंग इंटोनेशन होता है, इसीलिए इस सेंटेंस में राइजिंग इंटोनेशन होगा, यानी कि जो एंड ऑफ द सेंटेंस में आवाज़ की पिच होगी वो बढ़ती जाएगी। फिर इसके बाद डी नंबर एक्टिविटी है नाउन फ्रेजेस। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट सर्व्स द सेम पर्पस एज अ नाउन। अ नाउन फ्रेज कैन बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इट कैन ऑल्सो बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। यानी कि नाउन फ्रेज किसे कहते हैं, फ्रेज का मतलब है कि ज़्यादा अल्फाज, एक से ज़्यादा अल्फाज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, दैट गिव्स मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। ये हमें मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। और नाउन फ्रेज फिर क्या होता है, नाउन फ्रेज अल्फाज का वो मजमुआ जो किस तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है, तो उसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे। तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन भी हो सकता है। अब नाउन फ्रेज होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास नाउन होगा और उसके साथ साथ डिटर्मिनर्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हो सकते हैं। हम कहते हैं नाउन है हमारे पास बॉय, हम कहते हैं कि टॉल बॉय, टॉल उसके साथ एडजेक्टिव आ गया, टॉल और नाउन बॉय, तो ये कंबाइनली फिर इनको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। ये सारे डिटर्मिनर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं कि डिटर्मिनर्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स आते हैं, पोजेसिव्स आते हैं, क्वांटिफायर्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, और ये सारी चीज़ें डिटर्मिनर्स में मेंशन की गई हैं। फिर एग्जांपल्स में है आई होप टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। जो अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये क्या है, ये हमारे पास नाउन फ्रेजेस हैं। He wished to talk to his teacher, या हम सिर्फ his teacher भी ले सकते हैं, ये भी नाउन फ्रेज हो सकता है। The poor man wanted to pay back every penny he owed। तो ये जितने भी अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये हमारे पास नाउन फ्रेजेस हैं। जिस तरह यहाँ पर बताया भी गया है कि ऑल द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस आर नाउन फ्रेजेस। ये जितने भी अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये क्या है, ये नाउन फ्रेजेस हैं। द हेड ऑफ द नाउन फ्रेज इज़ द नाउन बीइंग डिस्क्राइब्ड और रेफर्ड टू इन द फ्रेज। यानी कि जो हेड होता है नाउन फ्रेज का वो क्या होता है, वो वाला नाउन इन इटसेल्फ होता है जो मॉडिफाई हुआ होता है, जिसके साथ हमने डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स लगाए होते हैं या प्रीपोजिशनल फ्रेज उसके साथ लगाया होता है। तो वो जो नाउन होता है उस सेंटेंस में, उस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में वो हेड होता है, मेन नाउन होता है।
फिर यहाँ प्रैक्टिस के लिए एक्टिविटी दी गई है, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। सम सेंटेंसेज आर गिवन हियर एंड वी आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेजेज इन दीज सेंटेंसेज। द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव इन दिस एक्टिविटी इज द wicked man loves getting poor people into trouble। तो इसमें नाउन फ्रेजेस क्या हैं? द wicked man है, मेन नाउन है और wicked इसके साथ एडजेक्टिव है, ये इसका डिटर्मिनर है। कौन सा डिटर्मिनर है? आर्टिकल वाला डिटर्मिन है। पिछले पेज में हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है और बताया भी है कि डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, पोजेसिव्स ये सब आ सकते हैं। तो ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है और ये हेड नाउन है। तो ये कंबाइनली हम इसको नाउन फ्रेज कंसिडर करेंगे। ये जिस तरह पुअर पीपल है, पीपल नाउन है और इसके साथ पुअर एडजेक्टिव आया है, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे? नाउन फ्रेज बनाएंगे। इसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ही या सेंटेंस है, ही हैड्स हैविंग टू पनिश हिज सर्वेंट्स। हिज सर्वेंट्स क्या है? ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। ही रिफ्यूज टू आंसर माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन, द बॉय इस सेंटेंस में क्या है? ये नाउन फ्रेज है। बॉय है, नाउन है और दी यहाँ पर डिटर्मिनर है। कौन सा? आर्टिकल्स वाला डिटर्मिनर है। तो द बॉय डिनाइड स्टीलिंग द मनी एंड द मनी। द एक्यूज्ड यहाँ पर नाउन फ्रेज है। रिफ्यूज टू आंसर द क्वेश्चन। आई डिसलाइक हैविंग टू पनिश माई किड्स। माई किड्स क्या है? वो नाउन फ्रेज है। आई हैड टू डू सच अ थिंग यहाँ पर नाउन फ्रेज है। टू राइट सच अ रबिश इज़ डिसग्रेसफुल। सच अ रबिश नाउन फ्रेज है। ही प्रोमिस्ड टू गेट मी समथिंग यह यहाँ पर ही जो है तो वो नाउन फ्रेज हो सकता है। अब ही कैसे नाउन फ्रेज हो सकता है? तो यहाँ पर है कि अ प्रोनाउन कैन ऑल्सो एक्ट इज़ अ नाउन फ्रेज। एक प्रोनाउन एक नाउन फ्रेज की तरह काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट रिप्लेसेस अ नाउन प्लस इट्स मॉडिफायर्स। कोई भी जो प्रोनाउन होता है तो वो एक नाउन और उसके साथ साथ उसके मॉडिफायर्स को भी रिप्लेस कर देता है। तो फिर वो प्रोनाउन भी किस तरह काम करेगा? नाउन फ्रेज। अब यहाँ पर देखें, एक नाउन फ्रेज है द wicked man। तो मैन क्या है? नाउन है, इसके साथ ये डिटर्मिनर और एडजेक्टिव हैं, तो कंबाइनली दीज आर द नाउन, these words are called as noun phrase। अब इस सारे नाउन फ्रेज के लिए हम प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे, तो इसीलिए ही को भी हम नाउन फ्रेज कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है ही प्रोमिस टू गेट मी समथिंग। 10 नंबर है, वाई डू यू वॉन्ट टू मीट हिम। अगेन दीज आर द प्रोनाउंस, सो दीज प्रोनाउंस कैन इटसेल्फ वर्क और एक्ट एज अ नाउन फ्रेज। 11 नंबर है, यू आर डूइंग सच अ थिंग सरप्राइजेज मी। सच अ थिंग क्या है? नाउन फ्रेज है। ही इज़ सच अ काइंड मैन। तो सच अ काइंड मैन या काइंड मैन भी सिर्फ हम ले सकते हैं नाउन फ्रेज में। 13 नंबर है, लास्ट वन, दे आर इन द बैक गार्डन। द बैक गार्डन ये क्या है? नाउन फ्रेज है इस सेंटेंस में। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन इस चैप्टर की। उम्मीद है आप लोगों को इस चैप्टर की, इस ग्रामर और इस सारी एक्सप्लेनेशन की समझ आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।